ब्लॉग में ये कुछ ना कुछ आपको हम इंफॉर्मेशन हम दें। तो आज की वीडियोस में मेरा ये इंफॉर्मेशन रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कतर में आने के लिए तो कितने टाइप का वीज़ा अवेलेबल है और उसका कितना कॉस्ट है। बाद भी वो एज अ फ्रीलांसर्स के ज़रिए जॉब कर रही है, कि वो दिखा रही है कि वो मतलब हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करती है, बट वो काम कर रही है टीचर में, रिसेप्शन में। ऐसा बहुत लोग हैं जो हम सामने से देखे हैं। हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये एक तरह का ब्लॉग है। ये मेरा सेकंड वीडियोस होने वाला है। थोड़ा सा आज मेरा वॉइस थोड़ा सा दूसरा आपको सुनने को आ रहा होगा, क्योंकि मेरा टॉन्सिल मुझे हो गया है और यहाँ पर का वेदर होता है ना, एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है। आज अलग है तो कल दूसरे दिन कुछ और बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा। और अभी यहाँ पर 27 आज 27 का फास्टिंग हम लोगों का है और कल था 27 का ताकरात, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। मैं बहुत सारा इबादत की हूँ। इबादत में क्या क्या किया आप लोगों को बता देती हूँ। इसलिए बता रही हूँ कि मे बी आप लोगों को ये वीडियोस 29 को दिखेगा, तो आप लोग उससे रिलेट कर सकते हो कि क्या क्या पढ़ना है। अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि इसका क्या फ़जीलत है और कितना बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह लास्ट तक रात में मैं उस चीज़ को फॉलो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ी थी इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का बहुत 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 जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत बहुत बेनिफिट है। जितना बोले उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। इस्तग़फ़ार का आप पहले तो मीनिंग पढ़ लेना। इस्तग़फ़ार का हिंदी इंग्लिश जो भी मीनिंग जो भी आपको समझ में आता हो उसको पहले मीनिंग पढ़ना, उसके बाद पढ़ना, उसको ज़हन पे आप रखना। उसको होता है ना, वो पढ़ कर करके आप उस चीज़ को पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि आप अपने पिछले सारे गुनाहों का माफ़ी मांग रहे हो। इसका आप कोशिश करो कि 100+ जितना पॉसिबल हो सके आप उतना ज़्यादा पढ़ो। और फिर था सेकंड था शुक्रा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि व बिहम्दे। ये हम कोई रील्स से देखे थे, इसका भी काफ़ी अच्छा फजीलत है। तो ये भी आप कोशिश करना कि 100+ होता है, 200+ होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना। और उसके बाद दरूद शरीफ का फ़जीलत में बहुत ज़्यादा, दरूद शरीफ में बरकत है। तो आप दरूद शरीफ आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, जितना भी आपसे हो सकता है। कोशिश करो कि इसको भी 100 टाइम्स पढ़ो या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और इसके बाद मैं बोलूँगी सूरह यासीन पढ़ना, आप कम से कम एक बार ये सूरह यासीन पढ़ना और सूरह मुल्क पढ़ना। और सूरह यासीन, सूरह मुल्क और आयतल कुर्सी को भी आप कोशिश करो कि 100 टाइम्स होता है ना, पढ़ ही लो। ये हो गया। और एक दुआ है स्पेशली ताक रात के लिए ही है, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप उसको पढ़ना, उसका बहुत ज़्यादा फजीलत है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, तस्बीह भी हो गया। हाँ, लास्ट में नमाज़ पढ़ना। नमाज में आप इशा का तो नमाज़ पढ़ना ही है। और गाइस मुझे भूलने का बहुत ज़्यादा आदत है। तहज्जुद का आप 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात, जितना आपसे पॉसिबल होता है ना वो आप पढ़ना। इतना आप करोगे ना, आई थिंक मतलब ओवरऑल आपका रात का टाइम होता है ना वो पूरा कवर हो ही जाता है। फिर वही है, फिर उसके बाद आप सहरी कर लेना, सहरी करके नमाज़ पढ़ना। उसके तो गाइस मुझे रमज़ान का मतलब मुझे इसी साल पता चला है कि हम लोगों को, मतलब इससे पहले मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था, आप लोगों के दिमाग में सेम यही चीज़ होगा कि रमज़ान आया है तो फ़ितरा ज़कात निकालना है, रोज़ा रखना है और कुरान शरीफ पढ़ना है। एक कुरान शरीफ मुकम्मल करना है, कोई 2 मुकम्मल करता है, कुछ लोग और पागल होते हैं 3 मुकम्मल करते हैं बिना मीनिंग जाने। मतलब एक तरह का लगता है, फ़ील होता है कि एक तरह का कोई दौड़ है, बस वो दौड़ को कंप्लीट करना है। तो ये सारा चीज़ था मेरे दिमाग में और आसपास में भी यही सारा चीज़ चल रहा है। तो ऐसा बहुत लोग हैं कि जो एक्चुअल तरीके से अमल करते हैं, हम उस चीज़ के लिए
वो नहीं करेंगे। हम जो मेरे नॉलेज में था, हम सबके नॉलेज में था, जैसे आसपास हम लोग माहौल में देख रहे थे, तो वो सारा चीज़ समझ में आ रहा था कि, और ये साल मेरे लिए होता है ना, हम फर्स्ट ताकरात मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक में 4 ताकरात को कंप्लीट किए हैं। तो मेरे लाइफ में मेरे को समझ में आया है कि रमज़ान हम लोगों के लिए एक तरह का, आप समझ सकते हो कि हम लोगों को डेली लाइफ में किस तरीके से दीनी और दुनिया दोनों को किस तरीके से बैलेंस कर करके काम करना है, और एक तरह का प्रैक्टिस है। 5 टाइम का नमाज़ पढ़ना है, आपको तस्बीह पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है। कुरान शरीफ जब पढ़ रहे ना, आप कोशिश करो कि उसका मीनिंग को समझो, क्योंकि विदाउट मीनिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है कि आप उसका मीनिंग को नहीं समझ रहे हो, फिर वो आप उस पर अमल पे नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ मेरे को फ़ील हुआ है कि रमज़ान का इम्पोर्टेंस बहुत है, कि हम लोग जो भी ताकरात में, अपने ताकरात में कोशिश करना है कि अपने सारे गुनाह का माफ़ी करवाना है। जो भी मरहूम है उनके लिए दुआ करना है, अपने लिए दुआ करना, अपने सेहत के, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना है। जो भी वॉटेवर आपके दिमाग में जो भी आपका ख्वाहिशात है, उस चीज़ के लिए आप अल्लाह ताला से तलब करो। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो से जो भी मुझे अपना, मेरा पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस होगा, वो सारा कुछ इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ 1 बाय 1। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी मेरा रूम का कंडीशन हो रहा है, ये देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और इस मेरे रूम में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाते हुए आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। पर ठीक है, अभी मैं उसको सारे चीज़ को साफ़ करूँगी। ये यहाँ पर सेम है, इसको अभी 2-3 दिन हम लोग रहने दे रहे हैं, उसके बाद तोड़ के सब्ज़ी खाएंगे। अगर कोई और नहीं तोड़ा होगा तो ये देख सकते हो, इससे पहले हम लोग तोड़ चुके हैं, पर ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ का वेदर भी वैसा नहीं है। और इससे थोड़ा और मेरे पास है पहले से, तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये जिम की साइट। धूप में वो लाइट है इतना ज़्यादा, तो ऐसे एकदम फ्लक्चुएट करता है वेदर यहाँ पर का। गाइस, मैं भूल गई कुछ किचन से रिलेटेड सामान को बाहर निकालना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हो गया। फ्रिज से डायरेक्ट निकला सामान अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी जस्ट मुझे याद आया है। तो गाइज़, आप देख के समझ चुके होंगे कि हम कितने ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, छोटा छोटा चीज़ हम भूल जाते हैं। देखो, बचा हुआ ये सेम था, और अभी इतना काफ़ी है मेरे लिए। फ़िलहाल मुझे निकालना है दही और ये रूह अफ़ज़ा। मैं जिम आ चुकी हूँ, अभी 3 बज रहा है, 3 से 4, 4 से 5 2 क्लाइंट मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। और फ़िलहाल मैं आपको अपना जिम विज़िट करवाती हूँ। ये क्रॉसफिट एरिया है, बैक कैमरा से सही रहेगा। ये क्रॉसफिट एरिया है, ये एरिया मेरा मुझे फेवरेट लगता है। यहाँ पर मैं योगा करती हूँ, और ऑलमोस्ट लेग डे के अंदर लेग डे के अंदर क्या लेग डे के अंदर नहीं, लेग डे में हम इसको का यूज़ करते हैं एज अ बारबल डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के लिए, और ऐसे योगा के लिए काफ़ी सही है। फिर ये यहाँ पर वेट ट्रेनिंग एरिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सारा। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना कार्डियो सेशन। ये दीदी ये पकड़ा गई, ये दीदी गाइस पकड़ा गई, हाँ पकड़ा गए। हाँ, अफ्तारी, बिस्मिल्लाह। ये रूह अफ़ज़ा हम पहले से बाहर रखे थे क्योंकि
मुझे पानी पीना था, ये विदाउट शुगर का। आप देख सकते हैं हम हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, आप भी रखो। आज मेरे खाने में है फ्राइड राइस और चिकन, और इसके बिना मेरा लंच कंप्लीट नहीं होता है। तो गाइस, मेरे गले में बहुत ज़्यादा आई फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वो भारी सा जकड़ रहा है। तो नेक्स्ट डे इससे ज़्यादा ना हो जाए तो हम कर रहे हैं गार्गलिंग। गार्गलिंग करने का सही तरीका है, कोई कॉल किया, रुको, हम अपने गाइस लोग से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी पियो, उसके बाद फिर दोबारा पानी पियो। एक घूंट जो पीना है वो पूरा पेट के अंदर चला जाना चाहिए, और जो दूसरा घूंट रहेगा उससे आपको गार्गलिंग करना है। तो थोड़ा सा सुसुम होना चाहिए, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देना। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। रूम पे आ गई हूँ। आज थोड़ा मैं जल्दी आ गई क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, रीज़न ऑफ कफ। तो आज ज़्यादा कोई क्लाइंट आया भी नहीं था। मेरा जो भी पीटी था वो ऑलमोस्ट उसको मैं करवा चुकी थी। आज ज़्यादा क्लाइंट था भी नहीं, जनरल क्लाइंट भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं आज जल्दी थोड़ा आ गई। तो रास्ते में क्या हुआ ना कि हम लोग जब जाते हैं ना तो एक ठीक हम लोगों का पड़ोसी है, तो वो हेलो हाय करते ऐसा है। तो मेरे को जाने टाइम में जब हम अफ्तार के लिए मुझे जब ब्रेक मिला था ना, तो उस टाइम मुझे हम ऐसे ही सलाम कर दिए वो बंदे को, क्योंकि वो भी सामने से सलाम कर देता है, तो हम भी सलाम कर दिए। तो वो अंकल बोले थे टमाटर लेके जाने के लिए। ये टमाटर वो इस तरीके का टमाटर वहाँ वो उगाते हैं। ये टमाटर देखो, तो ये बहुत ढेर सारा टमाटर हमको बोले थे ले जाने के लिए। तो अफ्तार के लिए हम लेट हो रहे थे, तो हम बोले कि हम जब दोबारा वापस लौटेंगे 7 बजे के टाइम में, 2 घंटे का मुझे ब्रेक मिलता है, लौटेंगे तब आपसे हम ले लेंगे। बट मेरे को याद था कि उनको हम बोले थे कि हम लौटेंगे तो ले लेंगे, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगा सामने से जा कर के बोलने में, या फिर बोलने कि हम जानबूझ कर करके उनसे कटने के लिए हम थोड़ा सा होता ना साइड होकर कॉर्नर दूसरे वे से होता ना हम चले गए। अभी जब हम आ रहे थे तो कार में बंदा बैठा होता, शायद किसी के घर का ड्राइवर है। मैं इंडियन तो मुझे नहीं लगा, मे भी बंगाली होगा। तो फिर वो मेरे को बोला कि अरे आप को बोले थे ना कि वो लेके जाने के लिए, फिर हम झूठ बोल दिए कि नहीं हम भूल गए थे, बट हम भूले नहीं थे। देखो नींबू भी है छोटा छोटा, बट हम भूले नहीं थे। तो फिर वो बंदा बोला कि हम निकाल के रखे, आप बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, हम ले करके आते हैं। अरे ये एप्पल भी है, येलो एप्पल, ये सारा देसी है। तो ये लोग जिसके घर भी काम करता होगा ना, शायद गार्डनिंग का भी काम करता होगा, तो बोला कि बस आप 2 मिनट रुको और हम ले करके आ रहे हैं। तो फिर वो ले करके आया। वो उल्टा मेरे को बोल रहा है कि गुस्सा नहीं होने का, ठीक, गुस्सा नहीं होने का। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हमको क्या बोल रहा है। हम बोले ठीक है शुक्रिया बोल करके फिर हम आ गए। तो जैसा कि हर वीडियोस में मेरा है, इस ब्लॉग में भी हर वीडियोस में आप लोगों को मैं कुछ ब्लॉग में ये कुछ ना कुछ आपको हम इंफॉर्मेशन हम दें।
तो आज की वीडियोस में मेरा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कतर में आने के लिए तो कितने टाइप का वीज़ा अवेलेबल है और उसका कितना कॉस्ट है और किस वीज़ा में आपको जॉब मिल सकता है। तो वो वीज़ा की मैं बात करती हूँ। टोटल 3 टाइप ऑफ वीज़ा के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। सबसे पहला वीज़ा है एम्प्लॉय वीज़ा। सेकंड वीज़ा बोल सकते हैं हम लोगों का फैमिली वीज़ा। यहाँ मेरा कोई फैमिली नहीं है बट फैमिली वीज़ा। और थर्ड वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ओके, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो वीज़ा होता है जिस वीज़ा से हम यहाँ पर कतर आए थे। तो ऐसा होता है कि आप किसी भी कंपनी को होता है ना हायरिंग के लिए, वो ऐड निकालता है और कुछ भी करता है, तो वो आपको इंटरव्यू आपका क्लियर होता है, मेडिकल क्लियर होता है, तो फिर वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है, वर्किंग वीज़ा जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वर्किंग, उसके ज़रिए आप यहाँ पर आते हैं। तो सामने वाले का कितना खर्च होता है उसका हम बता रहे हैं। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का लगता है 2000 रियाल। ठीक है, 2000 रियाल हमको लगता है इंडिया का 50 से 55 के अप्रॉक्स में लगता होगा, खर्च होता होगा। ठीक है, ये 1 साल का बता रहे, 1 साल का वीज़ा कोई भी एम्प्लॉयमेंट हम लोग पे खर्च करता है 55,000 समथिंग 1 साल का वो खर्च करता है, जिसमें हम लोगों का कतर का आईडी बनता है ना, वो कतर का आईडी बनता है 12 रियाल। ठीक है, और मेडिकल हम लोगों के लिए मेडिकल का होता है ना QYC समथिंग कुछ तो मेडिकल होता है जो इंडिया में ही हम लोगों को मेरा तो कोलकाता में पड़ा था, तो कोलकाता हम गए थे, तो वहाँ पर वो उस मेडिकल के लिए भी ये जो भी ओनर रहता है वो पहले पैसा पे करता है। तो यहाँ का 500 रियाल वो पे करता है। तो ओवरऑल 2000 के अंदर में हम लोगों का हो जाता है। और बहुत सारे ऐसा लोग होता है ना कि इसमें मैं फ़्लाइट का इंक्लूड नहीं की हूँ। कुछ कंपनी होता है ना फ़्लाइट के लिए आपको इंडिविजुअल आपको खुद से पे करना रहता है और कुछ ओनर भी पे करता है। सेकंड वीज़ा है फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा में आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बुला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए रिलेशन कार्ड। जैसे रिलेशन कार्ड कैसे बोले, मैरिज का आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किड्स का भी होता है ना कि आप उसके मतलब पेरेंट्स हो, इस टाइप का आपके पास किसी भी तरीके से प्रूफ होना चाहिए। तो 1 साल का अगर जिसमें वाइफ भी रहेगी और 2 बच्चा भी रहेगा तो 850 रियाल आपका 1 साल का लगेगा। 1 साल का वीज़ा लगेगा जिसमें आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। और पर ईयर आपको 500 रियाल अपना कार्ड के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसमें ये मैं बताना चाहूँगी, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो एज अ वाइफ यहाँ पर फैमिली वीज़ा में आई है और उसके बाद भी वो एज अ फ्रीलांसर्स के ज़रिए जॉब कर रही है, कि वो दिखा रही है कि वो मतलब हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करती है, बट वो काम कर रही है टीचर में, रिसेप्शन में। ऐसा बहुत लोग हैं जो हम सामने से देखे हैं कि वो मतलब ऐसा हाउस वाइफ बनी हुई है, क्योंकि ओनर को भी फ़ायदा है ना, ओनर को उसके पीछे पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, ओनर को नहीं लगाना पड़ रहा अलग से वीज़ा का खर्च, और उसको लाने के लिए जो भी खर्च होता है ना उसका भी सेफ हो रहा है। तो भाई दोनों का फ़ायदा है, उसको भी जॉब चाहिए और इसको भी चाहिए, ओनर को भी चाहिए कि भाई मेरा पैसा सेव हो जाए, मेरे को ज़्यादा एज अ एम्प्लॉयमेंट को हायर करने के लिए मेरे पास कम से कम मेरे को पैसा का खर्च क्या पैसा का कम से कम पैसा कम से कम पैसा हम खर्च करें ओवरऑल ये। ठीक है, इन वे में रहेगा, क्योंकि अगर आपको पुलिस पकड़ता है तो फिर आप उस बीच में बोल सकते हो कि आपके पास जो भी होता है ना, इंडिया में हम लोगों के पास आधार कार्ड कैसे होता है एग्जैक्ट, यहाँ पर होता है ना, एक हम लोगों के पास आईडी कार्ड होता है कतर का, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि हम किस वीज़ा से आए, ड्यूरेशन का है, किस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारा डिटेल दिया रहता है। तो वो झूठ बोल देगी कि ठीक है हम तो हाउस वाइफ है, हम यहाँ से गुजर रहे थे, ऐसा कुछ भी बहाना वो दे सकती है, तो ऐसा वो पकड़ाएगी नहीं। ठीक है, और थर्ड वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा।
टूरिस्ट वीज़ा में भी 2 टाइप का वीज़ा होता है, जिसमें एक वीज़ा रहता है आपको पहले से अप्रूव कराना रहता है कि आप पहले से अप्लाई कर दो, और उसके लिए जैसे हम इंडियन हैं, हमको आना है यहाँ पर एज अ जॉब करने के लिए, तो हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने में आपको 30 डेज से 90 डिग्री 30 डेज से 90 डेज़ तक आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपको। बस आपको उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई ना कोई यहाँ पर बंदा है, या फिर कोई भी आपका रिलेशन है, या कोई भी जान पहचान है, उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा। या आप उसका एड्रेस आपको नहीं पता है तो आपको होटल का एड्रेस, कि आप यहाँ पर इस जगह पे आके रुक रहे हो, यहाँ पे जितना दिन आपको रहना है आप रहोगे, होटल का वो एड्रेस आपको बुकिंग का वो देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हो तो फिर आप किसी भी बंदा है उसका होता है ना, वो जो जगह है उसका प्रॉपर एड्रेस आपको देना है कि हम यहाँ पर रुकेंगे। एक और वीज़ा होता है जिसमें अप्रूव नहीं होता, रैंडमली आप गए, एयरपोर्ट गए, और फिर वहाँ पर आपको अप्लाई करना रहता है कि भाई हमको 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है, तो वो 1 या 2 दिन का भी टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, ठीक है। उसके लिए आपको लेकिन बुकिंग करना पड़ेगा कि कोई भी अच्छा होटल का होता है ना, वो होटल का बुकिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर मतलब ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पर एंट्री का आपको परमिशन मिलेगा। इसके लिए आपको लगेगा इंडिया का नहीं, कतर का 100 रियाल, ठीक है, अगर इस वीज़ा पे, जिसको बोलते हैं ऑन अराइवल वीज़ा, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको 100 रियाल पे करना पड़ेगा। फिर आपको अगर लगता है, मेरा सजेशन तो नहीं रहेगा कि आप ऑन अराइवल वीज़ा में आप आओ। अगर जो भी ऑन अराइवल वीज़ा में आता है तो उसका वैलिडिटी हो रहता है 30 डेज़ तक वो स्टे कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो डिपेंड करता है कि अगर आप एयरपोर्ट जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि 4 दिन का कितना पैसा लगेगा, वीज़ा कितना पैसा लगेगा, उसके बाद का कितना लगेगा, आप जैसे जैसे एक्सटेंड करते हो, या फिर यहाँ पर आपका आ करके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए, तो फिर यहाँ रह करके भी आप इस चीज़ डेज़ को एक्सटेंड करा सकते हो। अगर आप फैमिली को बुलाने के लिए अगर आप फैमिली को बुलाते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सा रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे फैमिली के पास अगर हम क्यों ही बोल रहे हैं, अगर कोई भी बंदा है जो भी है, अगर वो अपने फैमिली को बुला, सबसे पहले उसको रिलेशन दिखाना पड़ेगा। और अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में मांग रहा है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी रहना चाहिए, और किस तरीके का रिलेशन है उसका भी प्रूफ होना चाहिए, और आपका सैलरी होता है ना कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच का होना चाहिए, तभी आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये 3 टाइप का वीज़ा है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर आ करके अपना जॉब को ढूंढ सकते हो और यहाँ पर रह सकते हो, जिस तरीके का भी आप करना चाहो। वीडियोस को यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अभी मेरे को बस अपना फटाफट होता है ना खाना को कंप्लीट करना है, जिसमें मैं बनाऊँगी शेक, और रोटी नहीं बनाऊँगी, और सब्ज़ी है और अंडा है, इसको बना करके खाते हैं और फिर फटाफट सो जाते हैं, क्योंकि कल है फ्राइडे को हमको लेट से उठना नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम है, तो इसलिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आज के वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।